अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा आज हम देखेंगे केन्स के रोजगार का नजरिया या केन्जियन थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकी या केन्जियन थियरी, जेएम केन्स क्या है? बर्तानिया के या ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट है। इनकी एक किताब आई थी 1936 में। क्या नाम था किताब का? द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इनकी जो किताब आई थी गर्ल्स, ये किताब किसके बराबर समझी जाती है? जी नहीं, एडम स्मिथ की एक किताब आई थी। एडम स्मिथ को क्या कहेंगे गर्ल्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे आप? एडम स्मिथ की। इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। कब आई थी? 1776 में आई थी। 1776 में एडम स्मिथ की जो बुक आई थी वो उसके बराबर समझी जाती है। किसके? जेएम केन्स की द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये देखना है कि जेएम केन्स बताना क्या चाहते हैं। ये तो पहली बात, इनका जो थियरी है, इनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो नजरिया है, किस पे बेस्ड है? वो शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे? कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, इंतहाई कम वक्त यानी खलील मुद्दत जिसे कहेंगे आप। 3 मंथ्स के लिए रहेगा, या फिर शॉर्ट टर्म बोले तो आप कहेंगे 6 से 1 ईयर तक। ठीक है, उसमें ना क्या बताने की कोशिश करें? एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, ये 3 चीजों को बताएं। अब आपको ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इफेक्टिव डिमांड क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई समझते हैं? किसे कहेंगे? यानी कि ऑल इंटरप्रेन्योर्स या फिर क्या बनाने वाले जो क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, तमाम अपने सोर्सेस को यूटिलाइज करके नॉट ओनली लेबर, आपके कैपिटल और लैंड को भी यूज करके क्या करते हैं? प्रोडक्शन तैयार करते हैं। प्रोडक्शन तैयार करके क्या करते हैं? मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये सप्लाई क्या है गर्ल्स? ये सप्लाई करने से इनको क्या, दूसरे लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे 10 लाख मेंबर, 10 मजदूर कहिए या 100 मजदूर कहिए या 1000 कहिए या 10 लाख कहिए या 10,000 कहिए, छोड़िए, ये 10 लेबर यहाँ पे काम करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 500। इसका मतलब क्या है कि 500 यानी कि 500 एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, तभी आप 10 मेंबर्स को क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट दे सक रहे हैं हम। 10 मेंबर्स कहिए या फिर 10,000 कहिए, 10 लाख कहिए, 10 करोड़। ठीक है, 10 लाख लेबर्स को आप काम दे रहे हैं। कब दे सक रहे हैं आप? 500 करोड़ आप क्या कर रहे हैं? हासिल कर रहे हैं आप यहाँ पे जितना हासिल करेंगे तब इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप देने के काबिल रहेंगे। इन केस अगर यहाँ से आपके इंटरप्रेन्योर को, किसी इंटरप्रेन्योर को यहाँ पर अगर उतनी आमदनी आपको हासिल नहीं हो रही जितने की वो तवक्के करता है, जितना उन्हें उम्मीद कर रहा, अगर उसे कम मिलता है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो एक इंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्शन को तब तक जारी रखेगा जब तक उसे प्रॉफिट होता रहेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब इसी चीज को आपको डायग्राम में समझना है। यहाँ पे देखिए OX और OY लिया गया है। यहाँ पे ON जो है यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्या है ये? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और गर्ल्स हमेशा एक बात याद रखिए, डिमांड कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जबकि सप्लाई कर्व हमेशा नीचे से। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करने की चीज ये देखिएगा कि ON से यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है आपका सप्लाई कर्व। अब आप बोलेंगे यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मार्केट में ना डिमांड है ना सप्लाई है। डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है।
जैसा यहाँ पे सप्लाई शुरू हुई वैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, ठीक है। तो ON क्या है आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और ये जो है आपको जो कर्व नजर आ रहा है आपको, ये AS कर्व यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस देख लिए, अब हमको देखना है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ते जा रहा है, या फिर इसको ना देखते हुए अगर आप इसको देखें, आपकी कैसा मार्केट में डिमांड कितनी है अगर 600, तब आपके पास एम्प्लॉयमेंट कितना है 10 है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपके 620 है, डिमांड 25, तो आप क्या करें, लेबर्स को क्या करते जा रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ पे 600 क्या है आपकी डिमांड है, कितने लेबर्स काम कर रहे हैं आपके पास, तो मार्केट में डिमांड अगर ज्यादा है तो लेबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। तो इसका सिलसिला भी तब तक जारी रहेगा जब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि जितने इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, जो आजिर होते हैं, आजिर यानी कि बनाने वाला जो किसी चीज की प्रोडक्शन करता है, तो ये तमाम लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि सोसाइटी के कुछ लोग, सोसाइटी में जो लोग होते हैं, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा किस पे खर्च करेंगे, कंज्यूमर गुड्स पे और कैपिटल गुड्स पे। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग में लिख लेना। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे अपना कुछ पैसा खर्च करते हैं। कौन सोचते हैं, इंटरप्रेन्योर्स, ये तमाम इंटरप्रेन्योर्स की तरफ से जो किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, कीप क्वाइट गर्ल्स, जब किसी चीज की प्रोडक्शन होती है तो वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स पे पैसा अपना क्या करते हैं, खर्च करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बखैर ये खर्च करेंगे तो किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो कैपिटल गुड्स पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसे क्या कहेंगे आप, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स पे जो पैसा खर्च करते हैं आप उसे कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दोनों चीज, समाज में जो लोग रहते हैं, समाज के कुछ लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इन चीजों पर खर्च करते हैं, ये सोचकर किसी चीज की प्रोडक्शन की जाती है। ये एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से वो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब आप ये देखिए यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया है टेबल आपको। अब आप बोलेंगे कि ये डायग्राम वो डायग्राम से थोड़ी डिफरेंट है। आप ये देखिए, एग्रीगेट सप्लाई में ओरिजिन से स्टार्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट यानी कि पॉइंट ए से क्या हो रहा, शुरू हो रहा। अब आप बोलेंगे ये क्यों, ए से क्यों शुरू हो रहा, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। तो वो इसलिए क्योंकि मार्केट में आपको डिमांड हो या ना हो, आपको एम्प्लॉयमेंट रहो या ना रहो, आपके जो खर्चे हैं वो तो हमेशा चलते रहते हैं। यानी कि रूटीन लाइफ में हमको बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आपके खर्चे तो किसी वजह से रुकने वाले नहीं है, चाहे वो कैपिटल गुड्स के लिए हो या वो कंज्यूमर गुड्स। तो आप अपनी जो सेविंग्स वगैरह जो रहते हैं आप उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करके क्या करते हैं, काम करते हैं। आपकी जो सेविंग्स है आपकी, अगर सेविंग्स अगर नहीं है तो आप कहीं से बोरो करेंगे, बहरहाल अपनी जरूरत को क्या करते हैं, तो आपकी डिमांड तो कभी रुकने वाली नहीं है। आई बात समझ में। तो इसीलिए ये पॉइंट हम यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे कहेंगे आप एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है गाइस। ये नंबर से एक खाली अंदाजे से डाल दिया गया है ये, ठीक है। अगर नंबर के हिसाब से लिए भी तो ले सकते हैं हम, नंबर के हिसाब से अगर लेना चाहे तो हम नंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात नोटिस करिए गर्ल्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड के लिए जो डायग्राम्स है आपको, उसमें ये जो डिजिट्स है पूरे सेम है। एग्रीगेट का एक याद कर लेना है आपको, एग्रीगेट डिमांड का और सप्लाई का एक बार अगर याद करें तो आप तीनों टेबल्स के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखना है इफेक्टिव डिमांड, अब हमको देखना है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव, यस, इफेक्टिव डिमांड देखना है हमको। इफेक्टिव डिमांड क्या है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ इक्वल हो जाती है उस पोजीशन को कहेंगे आप। देखिए टेबल और डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हेलो गर्ल्स। अब हमको असल मेन चीज देखना है, असल में डायग्राम। इफेक्टिव डिमांड के डायग्राम अगर आप देखें, लास्ट बेंच, लुक एट हियर,
ये दो डायग्राम को आप मिला दीजिए, ऑटोमेटिक आपको तीसरी डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगी। देखिए आप फर्स्ट डायग्राम क्या थी आपकी, एग्रीगेट सप्लाई जो ओरिजिन से स्टार्ट है, राइट। और गर्ल्स ये वाई एक्सेस के बराबर आना, इसे कहेंगे आप उर्दू में मुत्तवाजी या फिर इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल। ठीक है, ये हो गई हमारी ON1। ये क्या है, ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा क्या था हमारी एग्रीगेट डिमांड। इसको हमको कहां से लेना है, मिड पॉइंट यानी कि ए से लेना है, इसे कहेंगे आप AD। AD का मतलब क्या है, AS का मतलब क्या है, ठीक है, C का मतलब है कर्व। ये दो हो गया। और ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को E1 कहेंगे यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन JMKs यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ON जो आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल जो नजर आ रहा, ये फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो अनयूज सोर्सेस है, जो बहुत सारी जो आइटम्स है जो अनयूज है, अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितने कैसे यानी कि मार्केट की डिमांड को हम किसी हद तक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कब कर सकते हैं, ये लेवल तो क्या कहलाएगा, C+I यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर क्योंकि इंटरप्रेन्योर्स, मैक्सिमम इंटरप्रेन्योर्स अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि यस प्रोडक्शन के लिए अगर कोई इंटरप्रेन्योर आगे नहीं आते हैं, तो यहाँ पे केन्स का मानना ये है कि उनकी कोशिश ये है कि अगर गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व होती है, अगर गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय में आपके प्रोडक्शन के लिए अगर तैयारी कोशिश अगर करती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो मार्केट की क्योंकि मार्केट में जितने ज्यादा हम सप्लाई करेंगे उतना ही क्या है यहाँ पे उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर इंटरप्रेन्योर अगर तवज्जो नहीं देता है तो क्या आपके गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से देखेंगे आप कि जैसा जैसा क्या सो आपके अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड अगर ये क्या है AD2 है माओ, ये AD1 है, ये AD2 है, एग्रीगेट डिमांड 2। जैसे ये इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई गर्ल्स, NF हो गई। N2 भी कह सकते हैं आप, आपके डायग्राम के हिसाब से NF भी है, आप उसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या भी कुछ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और क्या लेना है गर्ल्स आपको, AD3। अब यहाँ पे AD1, AD2, AD3 क्या है, एग्रीगेट डिमांड 1, एग्रीगेट डिमांड 2, एग्रीगेट डिमांड 3। यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड है, मार्केट में जितनी डिमांड है वो डिमांड को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे जैसे आप पूरा करते जाएंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ON जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो ON एम्प्लॉयमेंट है इससे JMKs सेटिस्फाई नहीं है। उनका ये मानना है कि जो अनयूटिलाइज जो सोर्सेस हैं, अगर हम उसको यूटिलाइज अगर करते हैं तो मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा और डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। इन केस क्योंकि यहाँ पे जो बढ़ रही है वो उसमें किसको, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो ये इक्वेशन C+I से क्या हो जाएगी, C+I+G हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर एम्प्लॉयमेंट यानी कि डिमांड अगर बढ़ती है, तो डिमांड आमतौर पे बढ़ी तो क्या होता है गर्ल्स, नॉर्मली क्या होता, सप्लाई भी बढ़ जाता है। डिमांड अगर ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। जहाँ जो चीज आपको 80 रुपीज में मिलने वाली होती है वो 100 में मिलती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, ये E3 क्या है आपका, इन्फ्लेशनरी गैप है। हाँ माँ, E क्या है, ये इक्विलिब्रियम है। ये E2 से लेके E3 तक का जो गैप है ये क्या है, ये
क्या कहेंगे इसे? गैप। ठीक है, ये गैप आने की वजह क्या है? यानी कि डिमांड क्या हो गई, आपकी जितने सोर्सेस थे उससे भी ज्यादा बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? प्राइस। उसे क्या कहेंगे आप? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता? जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस क्या होते जाएंगे? या फिर अगर कैसे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन किसे कहेंगे गर्ल्स? इंक्रीज ऑफ प्राइस या प्राइजेस जो इंक्रीज होते हैं वो तो होते ही हैं या नहीं। यहाँ पे आपका जो रॉ मटेरियल है वो अगर महंगा हो जाता है या किसी वजह से अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाते हैं, तब ऐसी सूरत में कॉस्ट पर इन्फ्लेशन रोनुमा होता है या दिखाई देता है। अंडरस्टूड? एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है हर दो सूरतों में कैसे रेट्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अगर दूध शक्कर पत्ती के अगर रेट्स बढ़ गए तो 5 रुपए की जाए 10 रुपए में मिलेगी। इसे कहेंगे आप कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अगर डिमांड कैसे, यानी कि 10 बच्चियों के बजाय अगर 100 बच्चे अगर किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें उसकी वजह से अगर जो रेट्स बढ़ जाते हैं उसे कहेंगे आप डिमांड पुल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है।